गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, हमारे मेंबर्स को अवेयर करने के लिए लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में लेक्चर सेमिनार हम हर शुक्रवार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारी बार के सीनियर मेंबर श्री पीसी मित्तल जी ने आज के लिए हमें समय दिया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भी हमारे वकील साथियों को आपके 47 साल की वकालत के अनुभव से हमारे बीच में अपने जो ज्ञान है हमारे बीच में रखें, हमें इससे अनुग्रहित करें। तो इन्होंने हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना कीमती समय हमें दिया है। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमारे बार के प्रधान श्री विनय कुमार बिश्नोई जी से रिक्वेस्ट करूंगा वह मंच पर आए, वह संबोधित करें। आदर और सम्मान के योग्य हमारी बार के सीनियर मेंबर और आज के इस लेक्चर के मुख्य वक्ता श्री पीसी मित्तल जी, रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी, रिस्पेक्टेड सीनियर मेंबर्स, रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ दिस बार। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो ये प्रोग्राम आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सजेशन से जो हमने शुरू किया है लेक्चर, ये वन ऑफ द इस काइंड है। ऐसा कहीं भी किसी बार में नहीं है कि ऐसा लेक्चर प्रोग्राम है। और मैं हमारे सीनियर मेंबर का धन्यवाद करता हूँ कि जो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल रहे हैं और आपको अपने एक्सपीरियंस 47 ईयर्स 48 ईयर्स जितने भी सीनियर मेंबर हैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। और जितने भी सुन रहे हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी को बताइए। देखिए, यूट्यूब पे हमारा ये प्रोग्राम अवेलेबल रहेगा, लेकिन जो लाइव हम सुन सकते हैं, जो एक्सपीरियंस इनसे हम जो जिनसे सीख सकते हैं, ये तो वैसा यूट्यूब पे सीखने को नहीं मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से मैं हमारे श्री सीनियर मेंबर हैं श्री पीसी मित्तल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमारी बार में पहुंचने पर, आप अपनी बार है इस लेक्चर के लिए पहुंचने पर उनका बार में स्वागत करता हूं। देखिए, तालियों के साथ एक बार प्लीज पीसी मित्तल जी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ज्यादा समय ना लेते हुए मन से विदा लूंगा। धन्यवाद। अब आपके बीच में और आज के हमारे सेमिनार के की स्पीकर्स के बीच में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी बार के सीनियर मेंबर श्री पीसी मित्तल जी, वह मंच पर आए और अपना संबोधन दें। बार का थैंक्स करना चाहूँगा विशेष करके बिश्नोई साहब का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और आमंत्रित किया। मैं लीगल पॉइंट शुरू करने से पहले अपने युवा साथियों को बहस से पहले तैयारी क्या करनी है उस पर एक दो लाइन कह के फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जब भी डेट आर्गूमेंट की फिक्स हो, चाहे वो लोअर कोर्ट है चाहे वो सेशन कोर्ट है, उससे पहले आपने अपने घर पे पूरा स्प्रेड वर्क करके एक पॉइंट को लेकर उस पॉइंट के एक पेज पर ऊपर पॉइंट लिखें, अंडरलाइन करें। उसके बाद जो आप कहने जा रहे हो कोर्ट को, वो चीज़ किस पेज पर, कौन से गवाह पर, कौन से डॉक्यूमेंट पे है, ताकि आर्गूमेंट में आपको सुविधा हो जाए। ये नहीं कभी कुछ उसको अपनी बात को जो कहना है उसको सपोर्ट करने के लिए आपकी क्रॉस में क्या एविडेंस आई उसको वहाँ मोटा मोटा नोट करें, और ये किस डॉक्यूमेंट में जज को अवेलेबल होगी उसका एग्जिबिट बताएं। और यहीं ख़त्म करने के लिए उस पॉइंट को, उस पर जो आप केस ला लेके आए हो वहीं पॉइंट लिखा, एविडेंस को पॉइंट आउट किया कि इस विटनेस पे है, और नीचे लास्ट में केस ला की रूलिंग देके उस पॉइंट को फेक एंड तक ले जाके छोड़ो। एक पेज पर एक ही पॉइंट लिख के ले जाओ घर से, आपको बड़ी सुविधा होगी, दिक्कत नहीं आएगी आर्गूमेंट में। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, सारे पॉइंट अलग अलग से अगर आप बना के ले जाओगे मेहनत करके, विद एविडेंस के द्वारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये नहीं शुरू में वो बात शुरू कर दी फिर उसको, ऐसे नहीं, एक पॉइंट को शुरू करके उसको वहीं ख़त्म करके नेक्स्ट पे पढ़ना। ये तैयारी का सिस्टम बता दिया मैंने। अब मैं आ रहा हूँ आर्गूमेंट पर। मुझे फ़ोन द्वारा प्रधान जी ने दो बातों की इंस्ट्रक्शन दी। एक तो हिंदी में अपनी बात को कहने का प्रयास करना, जो थोड़ा लिटिल डिफ़िकल्टी भी है, और सेकेंडली 40 मिनट तक
इसको पूरा कर देना। मैं दोनों की तरफ कोशिश करूँगा। जहाँ तक सवाल है आर्गूमेंट शुरू करने का, जो ही आप अपीयर होते हो कोर्ट में, साइकोलॉजिकल मन में पॉजिटिवली ये मन में लेके पेश होना जज के सामने कि सब कुछ मुझे आता है, बाकियों को कुछ नहीं आता, ताकि आपका हौसला आखिरी तक बना रहेगा। सेकेंडली ये कि मेरा क्लाइंट 100% इनोसेंट है, इसके लिए मैं वकील हूँ, डिफेंस काउंसिल, ये मन में बात रखनी पड़ेगी। अब शुरू कैसे करना है? हर क्रिमिनल प्रैक्टिस में दो तरह की आर्गुमेंट होती है। एक डायरेक्ट एविडेंस की, आई विटनेस पे अकाउंट पे जो बेस्ड है। सेकंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस की। तो मैं 1 बाय 1 डील करने का प्रयास करूंगा। आई विटनेस अकाउंट में मन में क्या रखना है कि हर हालात में आई विटनेस की प्रेजेंस को डिस्कार्ड करना है। ये नहीं था, ये हो नहीं सकता। ये जब तक बात नहीं आएगी, कोर्ट को भी कन्विंस करना है, और आई विटनेस को की प्रेजेंस को तोड़ दिया तो बल्ले बल्ले। तो डायरेक्ट एविडेंस के केसेस में सारा जोर आई विटनेस की प्रेजेंस को तोड़ने में लगाना है। उसके क्या सिस्टम है अब मैं बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले एफआईआर को थोरोली पढ़ना होता है क्रिमिनल केस में। क्यों? कि उसमें फैक्ट्स की मास्टरी जब तक नहीं होगी, आर्गुमेंट नहीं होगी। क्यों बोला? फैक्ट्स से पता लगेगा आपके खिलाफ कहानी क्या है, और पढ़ते ही पता लग जाएगा डिफेंस काउंसिल को इसमें डिफेक्ट क्या है। फैक्ट्स से ही पता लग जाता है इसमें तो ये कमियां हैं, आखिर तक वो कमियां रहेंगी, कोई कितनी कोशिश कर ले। तो फैक्ट्स की मास्टरी के लिए 161 के गवाह क्या कहते हैं, और एफआईआर में आपके खिलाफ एलिगेशन क्या है, ये पूरी फैक्ट्स की मास्टरी फ्रॉम द डे ऑफ योर अपॉइंटमेंट एज ए लायर टिल लास्ट में होनी चाहिए, फैक्ट्स पे कमांड। अब एफआईआर को क्यों देखना होता है? बड़ा भारी इंस्ट्रूमेंट है हर केस के लिए, चाहे वो 323 या चाहे 302 है। एफआईआर इज द फाउंडेशन ऑफ हर क्रिमिनल केस। मेरी प्रैक्टिस में ये रहा, 50% योगदान एफआईआर का, 25% मेडिकल का और नक्शे का, बाकी आपकी स्किल का और क्रॉस का, ये सिस्टम रहा है। तो एफआईआर जब आप पढ़ते हो 3-4 चीजें सामने आएंगी। ये गवाह मौके पे क्या लेने गया था, इसकी प्रेजेंस नेचुरल बनती है कि नहीं बनती, इस गवाह ने और आई विटनेस के नाम एफआईआर में लिखवाए कि नहीं लिखवाए। थर्डली, अकरेंस का टाइम क्या है और इसने बयान कितने बजे दिया डिले को कवर करने के लिए, ये सारी बातें। और प्लस मोटिव क्या लिखा उसने एफआईआर में, ये 4-5 चीजें आपको हर केस में एफआईआर में मिलेंगी। और जो हम मिस कर देते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है इंडोर्समेंट अंडरनीथ दी एफआईआर, कार्रवाई पुलिस। उसको टिपा देते हैं, पढ़ते नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ मिलता है। क्या इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आईओ कहाँ पहुंचा, स्पॉट पे, अगले के घर या हॉस्पिटल में, वहाँ कौन कौन मिला, ये सारी बातें एफआईआर के नीचे मिलती हैं। मिला, उसने बयान दिया कि नहीं दिया, या यूं कह दिया सोच समझ के देंगे, मेरा भाई होश में आने के बाद बोलेगा, ये चीजें कहाँ मिलेंगी? केवल इंडोर्समेंट में। और इंडोर्समेंट के नीचे टाइम मिलता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द एफआईआर। ये चीजें एफआईआर में आपको ढूंढनी है। अगली बात, एफआईआर की डिले, एफआईआर की डिले वो फैटल है कि नहीं, वो फैटल कब नहीं है? बंदा इंजर्ड भाई को हॉस्पिटल में लेके फिर रहा है और कोई है नहीं, उसने शुरू में मुलजिमों के नाम बता दिए, देन इट इज नॉट फैटल। सब कुछ होते हुए भी एक गांव के
एक दूसरे को जानने वाले, मुलजिमों के बाप के भी नाम जानता है, उसके भी जानता है, और फिर वो नाम ना दे मुलजिमों के, इट मीन्स देर वाज सम हैंकी पैंकी। ये चीज़ें ये डिले के लिए काम आएंगी कि साहब ये नहीं था, बाद में इसको बुला के फिट किया गया है। इसी तरह से घटना के टाइम मैं, मेरा फलाना भाई भी आया था, आई विटनेस की होगी। अगर वो अकेला है और फिर भी चुप रहता है, इट मीन्स वो मौके पर नहीं था। कई बार एफआईआर में नाम इसलिए नहीं होते, कुछ केसों में ये मिलता है मुंह ढके हुए थे, हमलावर मुंह ढके हुए थे। मेरे एक केस में बंगाली का था, डबल मर्डर, ट्यूबवेल पे मर्डर हुआ, मैं डिफेंस में था। उसमें एफआईआर में ये बात आ गई कि 3 हमलावर थे, तीनों ने मुंह ढके हुए थे। बाद में उन्होंने पताजोई करके 2 दिन के बाद पुरानी एनिमिटी निकाल के एक गवाह और फिट करके उसमें नाम दे दिए। आई केप्ट मम थ्रू आउट। जब एविडेंस शुरू हुई तो मेरे बराबर के स्टेटस के सीनियर मोस्ट वकील, में नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने आंधी चला दी कोर्ट में पहली बार। पहले कभी हवा ही नहीं थी, फर्स्ट टाइम जब विटनेस आया तो आंधी चला दी। मेरे ये पूछते ही, भाई मुंह तो ढके हुए थे, तेने नाम कैसे दे दिए? बोले जी आंधी चल गई थी जोर की। तो वो आंधी पहली बार कोर्ट में चली। उससे पहले आंधी की वर्सन न आईओ की तफ्तीश में, न किसी 164 में, न विटनेस के। तो उसका चेहरा दिखाने के लिए आंधी का झोंका शुरू कर दिया। तो लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन में वो डबल मर्डर में मेरे 3 मुलजिम बरी हुए थे। तो ये कहाँ से मिली चीज़? जब आप फैक्ट्स की आपकी मास्टरी थी। अगली बात, आई विटनेस को डिस्कार्ड करने के लिए मैं बताना चाहूँगा अननेचुरल कंडक्ट ऑफ द आई विटनेस। बाप का मर्डर होने लग रहा है, बेटा पास खड़ा है, कुछ भी ना करे, ना इंटरवेन करे, ना किसी को बुलाए, घर जाके सो जाए और थाने तक रिपोर्ट ना करे, इंजर्ड भाई को हॉस्पिटल में ना लेके जाए, बरोट भाई में नथुराम, आई विटनेस कश्मीरी लाल। ये क्या है? ये साबित करता है कि यह गवाह भी खेत में था, मौके का बनाया गया है। अननेचुरल कंडक्ट, रिपोर्टिंग ना करना, घर जाके ना बताना, किसी को खबर ना करना। पुलिस आई हॉस्पिटल में, ही इज प्रेजेंट एज पर दी आईओ, तब भी कीपिंग मम, चलो छोड़ दो। डेड बॉडी, डेथ हो गई, इंक्वेस्ट बनी, इंक्वेस्ट के टाइम में औरों के बयान लिखे जा रहे हैं, उसका भी लिखा जा रहा है, उसकी लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट में उसकी हाजिरी है, तो भी नाम नहीं बता रहा। यह है अननेचुरल कंडक्ट आई विटनेस। अगला अटैक जो है आई विटनेस पे करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, जो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके एलोबरेट करना चाहूँगा, पहले किसी वक्ता ने नहीं बताया, वो है मेडिकल एविडेंस। मेडिकल एविडेंस में अब सेटल्ड रहा है, टोटली डिस्कार्ड कर दे मेडिकल एविडेंस आई विटनेस को, तो एविडेंस मेडिकल की प्रिवेल करेगी। अदरवाइज मेरली ओपिनियन है तो लंबा चौड़ा मेडिकल एविडेंस का असर नहीं पड़ता। कब पड़ता है वो बता रहा हूं। आई विटनेस ने बता दिया हर्ट के केस में कि जी जेड़ी की एक सिंगल को छोड़ दी पेट में, देन देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ पंचर्ड वुंड इन द स्टोमक। पंचर्ड वुंड नुकीले में होता है और गोली के केस में होता है। पंचर्ड वुंड पूरे एमएलआर में नहीं, पोस्टमार्टम में नहीं, तो जेड़ी तो गई। सिमिलरली 8-10 जनों के नाम लिखवा दिए, 8-10 ने बारी बारी लठ मारे, ये मिलता है बहुत 161 में। चोटें सारी 3, टोटल बॉडी में 3 चोटें, 8 आदमी तो मार रहे हैं, चलती नहीं ये बात। इट मीन्स ओवर इम्प्लीकेटिंग का केस है। ये मेडिकल का बेनिफिट है, मेडिकल को देखने में। समटाइम्स
बता देते हैं कि जी तीनों के पास बंदूकें थी, तीनों ने दबादब गोलियां मारी, खड़े के भी पड़े के भी। गोली निकले एक या दो तो दबादब तो गई। तो ये चीजें पूरी पोस्टमार्टम में, एमएलआर में और डॉक्टर की क्रॉस में आपको मिलेंगे। मेहनत करने के, उससे पूछने के बाद ये मिलेंगी। तो ये क्यों मैं जोर दे रहा हूं, आई विटनेस को प्रेजेंस डिस्कार्ड करने के लिए मेडिकल डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट भी बहुत बड़ा यूजफुल है। मैं आपको एक केस बताता हूं, जलपत राय एंड संज, मेरा किया हुआ केस जींद का। इट वॉज ए ट्रिपल मर्डर केस। उसके 6 लड़के जलपत के, और ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी जींद। ट्रक यूनियन का झगड़ा था, एक वो खुद, 7 मुलजिम, 7 कस्टडी में, और 7 के जुम्मे वो 7 ही लाइसेंस होल्डर थे। 7 ने लिखवा दिए, 7 ने दबादब गोलियां चलाई, कोई किसी के लगी, कोई किसी के लगी, और सबके नाम दबादब फायरिंग, 7 बाप बेटों ने फायरिंग कर दी। तो बड़ा मुश्किल था, 3 मर्डर कैसे रीगल आउट हो सबने। अच्छा मजेदार बात, 3 इंजर्ड, उनकी प्रेजेंस भी डिसबिलीव नहीं होती। मरने वाले की फैमिली के 3 मर्डर, 3 इंजर्ड, और उनके भी गोलियां लग रही। तो जल्दी से कोई उस केस को उठने को तैयार नहीं था। कोई तो फिर उठेगा नहीं, तो फिर पार नहीं जाएगी, मुझे लेगे वो। आखिर तक मेरे पास कुछ नहीं था, कहने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास, हेल्पलेस। लकीली मेरी लक के मुताबिक लास्ट मोमेंट पर बैलिस्टिक रिपोर्ट आई मधुबन से। जब मैंने पढ़ी तो मैंने 1 मिनट में उनके बैरिकेड में जाके वहां कह दिया था भी 6 बरी हैं, 1 की सजा होगी। उसका नाम था सुनील। जब 1 की मैंने सजा की बात करी, उसका फादर इन लॉ मेरे पीछे पीछे गाड़ी लगा के यहां तक आ गया, देव पेट्रोल पंप तक। बोला मेरे दामाद से तेरा क्या बैर है? उसने मुझे बताया, ये कही मेरे वाले दामाद ने क्यों मित्र भेजे। मतलब ऐसी सिचुएशन, वो क्यों बरी हुए 6 और क्या उसमें पॉइंट था, सारी एविडेंस आने के बाद में मैं बताना चाहूंगा। सारे इंजर्ड की गोलियां पूरी तीनों पोस्टमार्टम की बॉडी से निकली हुई बुलेट, और मौके के सारे खोल, दोज वर रिजल्ट ऑफ 1 वेपन विच वाज आउंड बाय सुनील। 6 छोड़ दिए। उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक गई। आप पढ़ना चाहो तो जलपत राय के नाम से जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल में 2012 की। तो ये चीजें कहाँ मिलती हैं, पूरी मेडिकल की स्टडी। अच्छा एक नक्शे की बात नहीं करते लोग। नक्शे का लंबा चौड़ा यूं नहीं भाई नक्शा बना दिया, आप उसको देखो ही ना, ये क्या बात हुई। दोनों नक्शे, रफ साइड प्लान और स्केल साइड प्लान, सामने रख के कंपेयर करो, तुम्हें क्या मिलेगी? 2 चीजें। उसमें आई विटनेस की प्रेजेंस का मार्जिनल नोट नहीं मिलता। आर्गुमेंट की जगह होगी कि नहीं? इस नक्शे में तो आई विटनेस ने नक्शा बनाया, इसकी तो हाजिरी का पॉइंट ही नहीं है। सेकेंडली प्लेस ऑफ अकरेंस आपको मिलेगा नक्शे में। मेरे एक केस में बिठमड़े गए, उन्होंने बता दिया कि जी नोरे में अंदर जाके चोटें मारी। दोनों नक्शे में अंदर तो ब्लड नहीं, गली में ब्लड। तो ये चीजें आर्गुमेंट के लिए पॉइंट है। ये नहीं कि आपकी बात को मान के बरी कर देंगे। आपकी ड्यूटी ये है इस तरह के लूप होल छांट के अपनी बात तो कहो। ये है आर्ट। अब रहेगी बात मोटिव की। मोटिव का सेटल्ड लॉ है। मोटिव की सिग्निफिकेंस वैल्यू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में तो बहुत है। आई विटनेस में काज ऑफ ऑफेंस तो बन जाता है, लेकिन उसकी ना होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ द आई विटनेस अकाउंट इज बिलीव्ड एंड कोरोबोरेटेड विद द मेडिकल एविडेंस देन कन्विक्शन। अब इसी पॉइंट को खत्म करने से पहले मैं लाइबिलिटी, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन की तरफ अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटीज। कस्टम है पूरे पंजाब हरियाणा में
जब चोटें लगी, इंजर्ड को ले गए, गांव इकट्ठा हो गया, उसका कुटुंबा भी आ गया, उसकी फैमिली भी आ गई, फिर पूरी रात को सलाहबारी चलती है। सरपंच कहेगा भाई इसने मेरे चुनाव में खिलाफत करी थी, वकील मैं कर दूंगा, पैसे मैं लगा दूंगा, इसका भी नाम लिखवा दे। जूं जूं डिले होती है एफआईआर में, अगले दिन ओवर नेमिंग आ जाती है। मैंने ऐसे केस देखे जिसमें कुटुंबे वालों की आपस में बोलचाल नहीं, कितने समय से, उनके भी लिखवा देते हैं। कारगिल के युद्ध में फौजी था एक केस में, फतेहाबाद के केस में, उसकी वहां ड्यूटी, दो भाई सिख थे और फतेहाबाद केस करके आया था मैं, उन दोनों के भी नाम लिखवा दिए। उनका राशन कार्ड मंगवाना पड़ा, राशन इशू किया हुआ निकालना पड़ा, मेजर को बुलाना पड़ा, भाई ये तो गोली लेके दबा दो बॉर्डर पे था। ये फॉल्स इम्प्लीकेशन खूब होती है। इसके लिए लास्ट में क्या बहस करनी पड़ेगी, जिनका रोल नहीं और ललकारा लिखवा दिया। अरे बावड़ा, जब गोली लेके मारने के लिए अगले घर जान लग रहे हो तो ललकारे का भूखा हो गया क्या? ललकारा, हाथ पकड़ना मृतक का, दबा दो, सामने से गोली चलने लग रही, मेरे भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक दूसरे मुलजिम ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ेगा वो, उसने मरना है। इस तरह से बिना मोटिव के, दूर घर है, लेना देना नहीं, तो मेडिकल की हेल्प मिलेगी, चोटें दो लिखवा दिए नो, तो यू कैन आर्ग्यू कि साहब जिनके जुम्मे चोट है उनको छोड़ के मैं लास्ट में 148 149 तोड़ने के लिए, 34 तोड़ने के लिए भी आर्गूमेंट दूंगा। एक और बात, 148 49 के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट की बड़ी भारी जरूरत है। क्यों जरूरत है? अनलॉफुल असेंबली की लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट चाहिएगा। कॉमन ऑब्जेक्ट बना लिया भाई, इसने मोहल्ले की लड़की को गाड़ी दी है, आप पीट के आते हैं, तो कॉमन ऑब्जेक्ट तो बीटिंग का होगा ना, और टांगों पर हाथों में चोट मार रहे हैं, मर जाए बाद में वो, तो 148 49 सब पे नहीं लगेगी। जो साथ जाने वाले हैं, जिन्होंने रोल एट्रीब्यूट नहीं किया, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करी, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक मर्डर के लिए एक चोट, दो चोट, सिर की एक है, एक टांग पर है, 9 भाइयों की सजा कर रहे हो, दिस इज अनजस्टिफाइड। आपकी ड्यूटी है कॉमन ऑब्जेक्ट तोड़ने के लिए आर्गूमेंट करो, ला लेके जाओ। ये 148 49 पे है। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस शुरू करने से पहले 2 मिनट में 304 बी पर और 306 पे कहना चाहूंगा। 304 बी पे फैशन बना दिया, मैरिड ननद, जिठानी, दिरानी, 5 5 6 लिखवा दिए। बात कुछ और होती है, डावरी रेयर केस में होती है, तो उसके लिए अपनी ड्यूटी क्या है? सेपरेट लिविंग का राशन कार्ड मंगाओ, उनका मोहल्ला अलग मिलेगा, उनके एड्रेस अलग मिलेंगे, ज्वाइंट फैमिली नहीं मिलेगी, फिर वो अपने बच्चों के समेत अलग रहने लग रहे हैं। मैरिड नन का दूसरे जिले में भी आई हुई है, वेदर शी वॉज प्रेजेंट और नॉट। तो उस हालात में अपने को क्या देखना है? मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि विद इन 7 ईयर्स को सबको पता ही है, देयर मस्ट बी ए सून बिफोर द डेथ क्रुएल्टी। क्रुएल्टी, ये क्रुएल्टी नहीं भाई तुम बढ़िया खाना नहीं बनाते, ये नहीं, फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ डावरी, ये क्लियरली प्रूव करनी पड़ेगी। और बहुत से केसों में डाइंग डिक्लेरेशन होती है, उससे टोटली डिफरेंट स्टोरी मिलती है जो एफआईआर की वर्जन है। तो ये 3-4 मैं जोर क्यों दे रहा हूं कि हम लोग सीधा जंप कर जाते हैं। फैक्ट्स की मास्टरी के बाद जो आपके क्लाइंट के खिलाफ चार्ज लगा है, क्या प्रोसिक्यूशन उस चार्ज में जो लीगल इंग्रेडिएंट्स रिक्वायरमेंट हैं उसकी लाइट में एविडेंस आई, ये चीज़ देखना डिफेंस काउंसिल की ड्यूटी है। सबसे बड़ी ये देखने के लिए अपनी ड्यूटी है। अगला 306, किसी कारण से आत्महत्या कर ले, जॉब नहीं लगी, बच्चे नहीं हुए, घर में अनबन है, अलग रहना चाहती है, आत्महत्या कर लेगी। आत्महत्या करने में 1 सेकंड का डिसीजन होता है,
लाइफ में और डेथ में, पता नहीं किस बात पर बंदा डिसीजन ले ले। वेदर योर फैमिली, क्लाइंट ऑफ योर फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सुसाइड, ये आपने देखना है। उसके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, यू हैव टू रीड 107 ऑफ द ओल्ड आईपीसी। आईपीसी में, सीआरपीसी में लाभ में करना, अपनी भरोसे जजों के भरोसे छोड़ नहीं रखा कुछ भी। डिस्कशन चाहे मिसयूज करते हैं, हर चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। आदमी क्या है, वुमेन कौन है, हर चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। अबैटमेंट को भी 107 में डिफाइन किया हुआ है। वो लीगल अबैटमेंट बनती है तो 306 की कन्विक्शन होगी। इंस्टिगेशन, गोडिंग, हेल्पिंग, फाइनेंसिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये चीजें होती नहीं। मर गई बस, आत्महत्या कर ली। अरे हर आत्महत्या के लिए मेरा क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है क्या? ये 306 है। लास्ट में मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आऊंगा। बहुत से केसेस सर्कमस्टांशियल एविडेंस के कोर्टों में आते हैं, 50% से ज़्यादा आते हैं। उसकी बताने से पहले मैं सभी युवा पीढ़ी से एक बात कहना चाहूँगा। नगेंद्र नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की एक जजमेंट है, 2022 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल पेज 1 पे, वॉल्यूम 1 पेज 127। उन्होंने सारा जितना ला था सर्कमस्टांशियल का, क्या रिक्वायरमेंट है, वो समअप कर दिया एक रूलिंग में। आज तक का पुराना ला, पुराने हम वो जजमेंट पढ़ते थे, बद्री चंद्रा थी क्या वो, उसको भी उन्होंने साइड कर रखे है। क्या सस्पिशन में, हाइपोथेसिस में कन्विक्शन नहीं हो सकती। यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम मे बी ट्रू टू मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू है तो ठीक है, मे बी ट्रू कर दिया होगा, उसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। हाइपोथेसिस मे बी की कितनी स्ट्रांग हो, कन्विक्शन बेस नहीं हो सकती किसी सूरत में भी। उन्होंने पंथसील का सिद्धांत दिया, 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स सर्कमस्टांसेस के लिए। उसमें लिखा हुआ है क्या, देयर मस्ट बी ए कोजेंट एविडेंस, पॉजिटिव एविडेंस, ही एंड ही ओनली इज द कल्प्रिट, नन एल्स, और नहीं हो सकता कोई भी। और एक एक पीस ऑफ एविडेंस सारी कंक्लूड करने के बाद भी देयर इज नो एस्केप, ये चीजें हैं उसमें। प्रोसिक्यूशन ने, ये दोनों पीपी मेरे दोस्त सामने बैठे हैं, जानते हैं, प्रोसिक्यूशन ने न केवल अपने क्लाइंट का गिल्ट प्रूव करना है, ये कोई बहस नहीं करता, गिल्ट प्रूव करके ताड़ी बजा दी पीपी ने, लो जी गिल्ट प्रूव हो गया, ये नहीं है। लॉ क्या है, नॉट ओनली गिल्ट इज टू बी प्रूव्ड बट पे ध्यान देंगे, इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड हैज टू बी एक्सक्लूडेड। ये एक्यूज्ड हो ही नहीं सकता, उसकी इनोसेंस को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तब गिल्टी होगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस में। क्या क्या एविडेंस आती हैं? पहला मोटिव, आपने देखना है क्या ये मोटिव सफिशिएंट है फॉर द मर्डर। पहला ये मर्डर की वैल्यू है सर्कमस्टांशियल एविडेंस में। सेकेंडली, जब कुछ भी नहीं मिलता तो ब्लाइंड एफआईआर मिलेगी। ब्लाइंड एफआईआर कब लिखवाई, किसने लिखवाई, उसमें जो सर्कमस्टांसेस जिसको प्रोसिक्यूशन बेस करना चाहती है वो उसमें मेंशन है कि नहीं। और बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं, कोर्ट की फाइल को पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं। उसको भी मेरी विनती है, हर वकील को एक बार जरूर फाइल इंस्पेक्शन करनी चाहिए। मेरे केस में क्या मिला, एफआईआर की कॉपी मुझे मिल गई, उसके नीचे ध्यान सुन लिया ठीक के बाद में 3 जनों के और नाम लिखवा दिए, ये भी उत्तरदायी है। ये चीजें कहाँ मिलेंगी, डिफरेंट इंक में डिफरेंट डेट पर बयान सुन लिया ठीक के बाद बारीक बारीक लिखी हुई मिलती है, यू गेट द बेनिफिट। ये चीजें सारी फाइलें, कोर्ट की फाइलें एक बार जरूर इंस्पेक्ट करके आनी चाहिए, मिलती है वहां पर। सर्कमस्टांशियल एविडेंस में नेक्स्ट पीस ऑफ एविडेंस क्या आता है, लास्ट सीन का। लास्ट सीन है क्या, मैं मेरे मुंशी को भेज देता हूँ, मेरे पास से जा भाई मेरी गाड़ी में तो ये काम करिया, और उसका कोई
अनहोनी कर दे। उसका परिवार ने हुआ जी लास्ट टाइम में तो मित्तल साहब के पास था, ये तो मैं तो मारा गया। ये नहीं है। लास्ट सीन है क्या कि टिल फ्रॉम टेकिंग द डिसीज बाय द अक्यूज टिल लास्ट मोमेंट ऑफ द मर्डर ही वाज देयर एंड ही वाज देयर, ये है लास्ट सीन। इफ देयर इज सम स्केप और काम चला गया, टाइम गैप ज्यादा हो गया, देखा गया आज ले जाते हुए मर लिया वो कल एज पर पोस्टमार्टम, या वो उसकी डेथ ही नेक्स्ट डे की है, तो ये लास्ट सीन में नहीं आता। लास्ट सीन कंसिस्टेंट होनी चाहिए लेके जाने से लेकर डेथ तक। और वो इमीडिएटली ड्यूरिंग इंक्वेस्ट टाइम जब 175 के बयान लिखे जा रहे हैं, तब वो अगर लास्ट सीन वाला हाजिर है, वो इंक्वेस्ट की कार्रवाई में उसकी हाजिरी है, और तब वो लास्ट सीन नहीं है। 22 दिन के बाद में पीछे मैंने जाते हुए देखा था, पहला फुक्कर ये है लास्ट सीन का अटैक। अब जो नगेंद्र वाली जो बताई थी जजमेंट मैंने जो 2022 की, उसको मैंने कल पढ़ा। उसमें वाइफ का मर्डर, हस्बैंड की सजा, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट पे छोड़ दिया, सिर्फ एक पॉइंट पर ला दिखा करके एक पॉइंट पर उसको बरी कर दिया, एक ही बात के ऊपर कि उस ज्वाइंट फैमिली में 2 बहनें, उसकी माँ, 2 भाई, एक भाभी रहते थे, वो कंप्लीट क्यों नहीं हो सकते? वाई ओनली ही? उसकी कंपनी डेफिनेटली उसकी ही कंपनी में थी और क्यों नहीं हो सकता? वो हो सकती, ये प्रूव करनी पड़ेगी, वरना तो पता नहीं कौन मार दे। उसको फिर बेनिफिट दिए गए, दे के बरी किया था। एक और टाइम हो गया कि मेरा जी, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जब कुछ भी नहीं मिलता तो एक वो आईओ क्या करे, उसको फिर बुला के एक को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का गवाह बना देते हैं कि जी जो अरेस्ट से पहले मेरे घर पे आया था और गलती मानना था, राजा हरिश्चंद्र तय हो गया, वही हो गया सबसे बड़ा, उसकी बात मान लो और कन्फेशन कर लिया जी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने वीकेस्ट पॉसिबल पीस ऑफ एविडेंस माना है। और जो मैंने गिनाए हैं वो सिंगल तो किसी केस में भी एनफ नहीं है, सारे मिलके ये लगे भाई गिल्ट तो प्रूव हो गया तो अलग बात है। अकेला ना लास्ट सीन एनफ, ना मोटिव, ना एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ना रिकवरी ऑफ वेपन कब रेलेवेंट होगी? गोली का केस हो, गोली का, और वो मुलजिम के बाद उससे वेपन रिकवर हो जाए और वो वेपन तुरंत अलोंग विद द क्राइम वेपन, क्राइम एम्प्टी के साथ ज्वाइंटली डिस्पैच किया जाए, बाद में नहीं। और वो दोनों की वेडिंग होके आ जाए, टैली होके आ जाए, तो भी एनफ नहीं है, 1 पीस है कन्विक्शन के लिए। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात कर रहा था मैं। फिर उसमें क्या क्या डेंट हैं वो आपको बता रहा हूं। वेदर ही केप्ट मम, whether he took the accused who confessed the guilt to the police station to produce him, whether he approached to the family member of deceased, किसी ये आया था मेरे पास, whether he make the statement of 161 immediately to the police। और कितने केसों में तो रिकॉर्ड देखोगे ना तो आने की डेट बाद की मिलेगी, गिरफ्तारी पहले की मिलेगी, तो उसकी लंबी चौड़ी। अच्छा, फिर उसकी जो गिल्ट का क्या मोड था, कैसे मारी, कहाँ प्लेस था, कुछ नहीं, एक लाइन बस कि जी मेरी गलती हो गई, मेरा राजीनामा करा दो, करा दे। फिर आज तक तो कोई कराने गया नहीं। तो ये सब वीकेस्ट पीस ऑफ एविडेंस हैं। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में पहली बात तो जल्दी से सजा नहीं होती, और मैंने तो देखी नहीं आखिर तक कोई किसी की टिकी हुई। तो थोड़ी सी लेबर इन पॉइंटों पर आप करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े विस्तार से पॉइंट्स को हमारे बीच में रखा, हाउ टू डिस्कार्ड द प्रेजेंस ऑफ
या उनके एनडोर्समेंट के अंदर कैसे ढूंढना है, पेट्रोल है, अननेचुरल कंटेंट ऑफ वाइटनेस, के बारे में बताया इन्होंने, ओवर इम्प्लीकेटिंग का, मास इम्प्लीकेशन का, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को बड़ा विस्तार से हमने आगे इसमें रखा। इनोसेंस ऑफ एक्यूज कब कैसे हम कोर्ट में किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताया, जो हम सभी बड़ा लाभप्रद है। जिन लोगों ने इसको आज इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कर पाए हैं, तो इस यूट्यूब के माध्यम से अपने साथियों के बीच में इसको शेयर करें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। अब मैं आमंत्रित करूँगा